फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग एयर चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ होगा तो आवर अर्थ हो, यहाँ पे अर्थ होगा तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है एक एयर का बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट है, मतलब बहुत बड़ी लेयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। All living things on the earth depend on the atmosphere for their survival। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे, वो सभी क्या है, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है, वो अपने सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे। क्योंकि यह जो है हम लोग को सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जो हमारा सन रे वगैरह सबका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड हार्म बाय हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फोरेजन ड्यूरिंग नाइट। मतलब क्या कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो हम लोग क्या होते, दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हीट होती, टेम्परेचर होता, साथ ही साथ बहुत ही हार्मफुल रे के कारण हम लोग को बहुत ही हार्म होता, और रात में क्या हो जाता, पूरा पूरा फ्रीज हो जाता। जितने भी चीज़ें हैं अभी रात को तो फ्रीज नहीं होती है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है पोल वगैरह पे वहाँ तो हो जाती है, लेकिन अगर हम देखें प्लेन वगैरह सब में जो उतना ज़्यादा फ्रोजन रात को नहीं होती है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर हो जाता। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ से मिलके बना है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही क्या बना देता है, 99% एटमॉस्फेयर का फॉर्म कर देता है। मतलब कि एटमॉस्फेयर का 99% क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन उसमें 99 में 78% और ऑक्सीजन 21%। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन और फॉर्म इन लेसर क्वांटिटी। मतलब ये सब भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.003% होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरफ से बहुत, मतलब ये सब बहुत कम अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। मतलब कि ये जो गैसेस हैं ये तो है ही, लेकिन हमारे एयर में बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, मीन्स हमारे एयर में हैं। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but plants need nitrogen for their survival. Bacteria that live on the soil roots of some plants take nitrogen from the air and change earth from the plant can use it। मतलब क्या कि नाइट्रोजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हमारे एयर में है, और ह्यूमंस के लिए, मतलब हम लोग जो हैं या फिर एनिमल है, कोई इसको इनहेल नहीं करता। हम लोग ब्रीदिंग के लिए नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते, जस्ट ऑक्सीजन का। और कुछ अमाउंट जो हमारे एयर के ऑक्सीजन के साथ ये जाता है तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, हम लोग यूज इसका नहीं करते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, इस नाइट्रोजन का यूज करता है, वो भी डायरेक्टली यूज नहीं करता। याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखे थे, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होता था उसके रूट में राइबोजियम नाम की एक बैक्टीरिया होती थी, जो कि ये गैस वाले नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता था ताकि जो प्लांट है उसे यूज कर सके। तो प्लांट क्या करता है, इस नाइट्रोजन को इस तरह से यूज करता है। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस इन एयर। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन ही है अगर अमाउंट की बात करें तो। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज द ब्रीथ। मतलब कि ब्रीथ करने के लिए हम लोग इससे ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। हैंस द ऑक्सीजन कंटेनिंग इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन बैलेंस गेट डिस्टर्ब। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। अब ये तो अमाउंट घटेगा, तो ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जो हम सांस लिए, मतलब जो हम यूज किए ऑक्सीजन का, वो ग्रीन प्लांट इसे फुलफिल कर रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए जब इस प्लांट को हम लोग क्या करने लगे, डिफॉरेस्टेशन, मतलब काटने वगैरह सब लगे था, ये जो है ये ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हम लोग में पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, और यही होगा कि ऑक्सीजन की हमारे एयर में कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 4 नंबर में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देखा, आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे। इट इज़ द अनोदर इम्पोर्टेंट गैस, मतलब कि ये मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा भी ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है अपना फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फूड के बनाने के लिए, और इसके बदले में वो ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट क्या करता है, इसे यूज कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जितना कि हम लोग कार्बन ऑक्सीजन हम लोग लेते थे उतना प्लांट प्रोड्यूस कर देता था, और जितना हम लोग उस ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना कौन कर लेता है, ये प्लांट उसका यूज कर लेता है। अगर हम बैलेंस अमाउंट में क्या करें, प्लांट लगाएं, तब अगर हम प्लांट वगैरह से वो काटने लग जाएंगे तो ये भी क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, जिसके वजह से आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो हम आगे देखने वाले हैं। द बैलेंस ऑफ इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल सच एज कोल्स एंड दे ऐड बिलियंस टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर क्लाइमेट। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट एंड हीट्स द ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कि एटमॉस्फेयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट यूज कर लेता है, लेकिन जितना हम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उतना प्लांट है ही नहीं जिसे एब्जॉर्ब करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बड़े मात्रा बढ़ेगा। अगर इसका मात्रा बढ़ गया तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउसेस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैस का काम ही होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। अगर ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। क्यों, क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा और एटमॉस्फेयर को ऊपर उठा देगा, हीट कर देगा एटमॉस्फेयर को भी, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो हमारे लिए कितना प्रॉब्लमफुल है ये देखना जानते ही हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी बढ़ने से क्या हालात होती है। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या है वो तो हम लोग देख लिए। अब स्ट्रक्चर मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, अब इसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर को क्या कर लिया है, 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, जो कि अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है। पहला जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। मगर मतलब कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, मतलब मान लो ये अर्थ है तो यहाँ मान लो इतना तक एटमॉस्फेयर है, तो इसको 5 लेयर में बांटा गया, 1 2 3 4 एंड 1 5 मान लेते हैं। तो 5 लेयर में क्या कर दिया, बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है अर्थ सरफेस। तो पहला जो ये है, इसे बोला गया है ट्रोपोस्फेयर। कितना किलोमीटर तक है ये, 13 किलोमीटर ऊपर तक है। द एयर ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, मतलब हम लोग जो सांस सब लेते हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर, मतलब कि जितने भी आप लोगों को बारिश वगैरह सब देखने के लिए होते हैं वो सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ट्रोपोस्फेयर में ही, इसी में क्लाउड वगैरह सब फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगला लेयर जो है उसका लेयर, दूसरा लेयर जो है ना उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर तक क्या है एक्सटेंड है। कहाँ से 50 किलोमीटर, यहाँ से, कहाँ से, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर, मतलब 13 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर से नीचे कौन है, ट्रोपोस्फेयर। कौन है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, इसमें कोई क्लाउड वगैरह सब नहीं होता है और कोई वेदर फिनोमिनल नहीं होता। मतलब कि वेदर पर जैसे लाइटिंग वगैरह सब होती है तो कुछ कुछ अमाउंट में होता है, लेकिन ना के बराबर ही होता है। मतलब वो स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ ऐसा नहीं होता है, ना ही क्लाउड होते हैं। तो इसमें जब वेदर कंडीशन बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये जो है एरोप्लेन को उड़ने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बना देता है। क्यों, क्योंकि क्लाउड वगैरह समय थोड़ा बहुत देखने में भी प्रॉब्लम होती है, या फिर जो प्रॉब्लम और होती है पूरा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं उड़ाना चाहते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में ये सब प्रॉब्लम, वेदर प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग ईजिली उड़ाते हैं प्लेन को, और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पूरा क्या होता है, क्लियर होता है, वेदर वर्ड से कोई दिक्कत ही नहीं है। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस एंड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रे। यही स्ट्रेटोस्फीयर तो पहला काम तो यही करता है, प्लेन के लिए उड़ने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है। दूसरा इसका काम है कि ओजोन लेयर एक रखता है। इसी में क्या है, एक ओजोन लेयर रहता है जो कि गैस का होता है O3, फॉर्मूला क्या होता है इसका O3, और उसी को ओजोन बोलते हैं। इसका एक लेयर होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये इसका काम है कि सन रे से जो भी हार्मफुल रे आती है ना, तो उसे क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, मतलब अर्थ पे आना ही नहीं देता है, जिससे हमको क्या हो,
कोई प्रॉब्लम हो। द थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर। तीसरा लेयर क्या है? मेसोस्फीयर है विच एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, जो कि 80 किलोमीटर तक पूरा पूरा क्या है? एक्सटेंड है। पहले 50 था, ये 13 यहाँ से, ये यहाँ से 50 किलोमीटर और ये यहाँ से 80 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से ये सभी क्या है? आपको डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होता है? मेटेराइट्स वगैरह सब जो आते हैं वो क्या होता है? यहाँ पे बर्न हो जाता है। जैसे ही मेसोस्फीयर में मेटेराइट्स वगैरह सब इंटर करते हैं वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। तो हम लोग को थोड़ा बहुत बचता है, लेकिन कुछ कुछ मेटेराइट्स भी अर्थ पे गिर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटेराइट्स क्या होते हैं? इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं। द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फीयर विच एक्सटेंड अप टू 80 to 400 किलोमीटर। जो ये जो है, ये जो थर्मोस्फीयर है, ये जो थर्ड लेयर हम लोग देख लिए, ये थर्ड लेयर कौन सा है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर के बाद एक थर्मोस्फीयर। ये जो है यहाँ पे 80 हो गया और ये 400, मतलब 80 से 400 तक के लेयर को बीच के जो एटमॉस्फेयर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है? तो टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अगर आप थर्मोस्फीयर में ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा? टेम्परेचर बहुत कम होते जाता है। लेकिन अगर अदर एटमॉस्फेयर में या लेयर में देखोगे, इधर आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटते जाएगा। इधर भी आप जाओगे तो घटते ही जाएगा। लेकिन जैसे ही थर्मोस्फीयर में आप ऊपर बढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह से स्टार्ट होने लगेगा। इसी में जिस तरह से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता था, उसी तरह से थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर भी एक पार्ट होता है, जो कि इस लेयर का क्या होता है? पार्ट होता है। ये दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो आयनोस्फीयर होता है, जो कि थर्मोस्फीयर का पार्ट है, ये रेडियो ट्रांसमिशन में क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? तो ये रेडियो वेव जो अर्थ से छोड़ा जाता है ना, उसे क्या कर देता है? ये रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये क्या है? आयनोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर का पार्ट, और यहाँ से कोई रेडियो वेव छोड़ा जाता है तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके नीचे क्या कर देता है? छोड़ देता है। और जैसे ही ये नीचे छोड़ देता है तो यहाँ पे हम देखते होंगे कि एक ये वाला फ़ोन होता है, इसमें ये वाला फ़ोन जैसे कि आर्मी वर्ष में देखते होंगे तो ये कौन सा होता है? रेडियो वेव पे चलता फ़ोन है ये सब। तो ये सब किस कारण चलता है? तो ये आयनोस्फीयर के ही कारण क्या होता है? ये सब चीज़ें चलती है। अब अगला है द अपर मोस्ट लेयर इज एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फीयर। यही फिफ्थ लेयर भी कहलाता है, विच हैज वेरी थिन एयर। इसमें बहुत ही कम एयर होते हैं। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन द स्पेस फ्रॉम हियर। मतलब कि यहाँ पे बहुत कम गैसेस होते हैं और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही लाइट गैसेस होते हैं, मतलब इसका वेट बहुत कम होता है। ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें फ्लोट करते रहते हैं। ये आपका फिफ्थ लेयर था। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लेयर को भी हम लोग एटमॉस्फेयर को देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? तो वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। मतलब वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है आवर टू आवर और डे टू डे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है डे टू डे या फिर आवर टू आवर, उसे ही क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। वेदर जो है आपको डे बाई डे चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रेन है, कुछ दिन बाद मतलब सनरे स्टार्ट हो, मतलब आ गया, फिर क्या हो जाए? यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगा। तो अभी का वेदर क्या था? रेनफॉल वाले था। अब कौन सा हो गया? आपका ड्राई हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि गर्मी बढ़ गई। मतलब ये जो वेदर है, ये वेदर हमेशा कभी भी चेंज हो सकती है। इसमें आवर टू आवर कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है वेदर। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब कंडीशन क्या है एटमॉस्फेयर का? हर एक सेकेंड या फिर हर एक मिनट उसे भी आप वेदर ही कहोगे। लेकिन क्लाइमेट में चेंज हो जाती है। पॉइंट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इसमें 25 ईयर्स आप दे सकते हो टाइम पीरियड प्रेजेंट द क्लाइमेट इज प्लेस। मतलब क्लाइमेट क्या होता है? जैसे कि मान लो ये अर्थ का कोई प्लेस है, यहाँ पे पिछले कम से कम 25 ईयर, कितना? कम से कम 25 ईयर। तो पिछले 25 साल से यहाँ पे इस टाइम में, जैसे कि मान लो ये अभी सितंबर का मंथ है, तो इस सितंबर मंथ में पिछले 25 साल से इस प्लेस पे कैसा वेदर रहा है, उसका अगर हम एवरेज निकाले तो वही एवरेज क्या होता है? क्लाइमेट होता है। तो ये डिफरेंसेस होती हैं वेदर और क्लाइमेट में। ठीक है,
अब अगला पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कि जो डिग्री मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस जो होती है, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें मापी जाती है, या फिर इसका जो इफेक्ट होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे टू डे बट ऑल्सो सीजन टू सीजन। मतलब ये जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो डे टू डे चेंज नहीं होते, मतलब डे टू नाइट चेंज नहीं होती है, चेंज तो होती ही है, लेकिन सीजन भी चेंज होती है। मतलब कहने का ये कह रहा है कि जैसे कि दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, रात में क्या हो जाता है? ठंड, थोड़ा हल्का सा उस गर्मी से राहत मिलती है। तो ये डे और नाइट में क्या हो रहा है? टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है ना। लेकिन इसके अलावा भी सीजन वाइज क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे कि विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, और समर सीजन में विंटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सीजन वाइज सीजन क्या होता है? टेम्परेचर भी बढ़ता है। An important factor that influence the distribution of atmosphere is insolation। मतलब कि एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर का, जिसे इंसोलेशन कहते हैं। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को, टेम्परेचर है ये, क्या यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर? तो इंसोलेशन इन द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। मतलब इंसोलेशन क्या होता है? तो पहले इसको समझ लो कि इंसोलेशन होता है जितने भी सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रहे हैं, उस सभी एनर्जी को जितना अर्थ उसको इंटरसेप्टेड करती है, मतलब कि पूरा जितना एब्जॉर्ब कर पाती है, उसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। और वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब ये क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा। तो इंटरसेप्ट करने के बाद क्या होता है? उस टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो इंटरसेप्शन, इसे क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। मीन्स अगर इंटरसेप्ट ना हो, मतलब इंसोलेशन ना हो, तो अर्थ पे क्या होगा? टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। तो मतलब इंसुलेशन क्या है? आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है। अगला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। मतलब कि जैसे कि मान लो ये अर्थ है, तो ये मान लो इक्वेटर है, तो अब पोल से अगर आप इक्वेटर की तरफ जाओगे तो आपका जो इंसुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है। यही अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपका इंसुलेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि उधर टेम्परेचर क्या होता है? घटते जाता है। तो जिधर जितना टेम्परेचर कम होगा, मतलब अर्थ ने उतना सोलर एनर्जी कम एब्जॉर्ब किया, और जितना सोलर एनर्जी उतनी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। ठीक है। from the poles. The temperature in the city is much higher than that of village. The in concrete and metals in buildings at the asphalt of roads get heated during the day. This heat is released during the night. Also the crowded high-rise building of the city trap the war. मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो सिटी वगैरह होता है, जो नगर वगैरह सब होते हैं, टाउन जो होता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके रिस्पेक्ट में? गांव के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि विलेज या फिर जो सिटीज होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग किससे बनता है? तो कंक्रीट और मेटल से। और ये करता क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ सिटी वगैरह सब में रोड वगैरह सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो असफाल्ट होता है वो क्या करता है? वो भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब बिल्डिंग भी एब्जॉर्ब कर रहा है, असफाल्ट भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? हीट ज़्यादा बढ़ेगा उस एरिया का, और ज़्यादा हीट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? वहाँ का जो मतलब जो एयर है, वो एयर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाता है। और इसीलिए दिन के टाइम वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और रात में वो टेम्परेचर रिलीज होता है। तो ये आपको गांव और विलेज का डिफरेंसेस टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। अब अगला पॉइंट है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा कि एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि अर्थ सरफेस पे एयर कितना वेट है, मतलब अर्थ सरफेस पे एयर का कितना वेट है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एयर प्रेशर बोल सकते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा अभी कि अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। अब एटमॉस्फेयर, अगर मान लो कोई पर्सन है, इस समय में एयर पूरा भरा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या करेगा? एयर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, और इसी वेट को क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द air above us pressure us the great force on bodies, however we don't even feel this is because the air pressure us from all direction and our body exerts a counter pressure। मतलब कि ये जो एयर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा फोर्स हमारे ऊपर क्या करता है? एक्सर्ट करता है, लेकिन हम लोग को ये प्रेशर फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ, एक तो अगर मान लो कि कोई ह्यूमन है, तो
ह्यूमन है, अगर मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, तो इसके चारों तरफ से एयर प्रेशर क्या होता है, लग रहा होता है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देता है, और हमारा बॉडी में जो गैसेस हैं वो भी क्या करता है, इसको बाहर की तरफ एग्जर्ट प्रेशर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी पे कोई इस प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को ये क्या होता है, ये प्रेशर फील नहीं होता है। अगला पॉइंट है, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट। मतलब कि अगर आप अर्थ से ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे आपका एयर प्रेशर क्या होगा, घटते जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एयर तो हर जगह है, तो ऊपर चले जाएंगे तो अब हमारे ऊपर जो वेट होगा एयर का, इसके ऊपर वाले एयर का है ना होगा, क्योंकि बहुत सारे एयर तो नीचे हैं, हमारे ऊपर जो वेट होता है वही तो होता है एटमॉस्फेयर। तो जिस तरह से आप ऊपर जाओगे तो आपका एटमॉस्फेयर आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ते जाता है, घटते जाता है। और सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होता है, तो सी लेवल पे आपको ज़्यादा हो देखने को मिलेंगे। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। अब देखो कि मैंने अभी बताया कि अर्थ पे अगर आप ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर घटते जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह से चलें तब क्या होगा, तो इस तरह से चलने के ऊपर कोई फिक्स इसका वैल्यू नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, वो उस प्लेस पे टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर हाई एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने के बाद क्या हो जाता है, वो ऊपर चला जाएगा। दिस क्रिएट अ लॉ प्रेशर। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लॉ प्रेशर क्रिएट होगा, और लॉ प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। मतलब कि ये जो लॉ प्रेशर है, लॉ प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, आपका स्काई क्लाउड फुल दिखने लगता है, और वेदर यहाँ पे वेट होने लगता है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने लगता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कॉल्ड it is therefore heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ का टेम्परेचर, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो वो एयर क्या होगा, कोल्ड होगा, और एयर कोल्ड होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और हैवी होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एयर नीचे आ जाएगा, और जितना नीचे आएगा तो हाई प्रेशर क्या करेगा, ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, और ये हाई प्रेशर के कारण आपको जो स्काई है वो क्या दिखने लगेगा, क्लियर दिखने लगेगा पूरा। सिक्स्थ है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। मतलब जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब अगला पॉइंट है विंड को समझने वाले हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। मतलब कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ जो एयर फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विंड बोलते हैं। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। विंड को आप 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन, तो पहला होता है परमानेंट विंड। क्या होता है, परमानेंट विंड। ये क्या होता है, द ट्रेड विंड। आप परमानेंट विंड को ही क्या बोल सकते हो, ट्रेड विंड। वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट की तरफ से जो हवा आ रही है, या ईस्टर्लीज या ईस्ट की तरफ से हवा आ रही है, आर द परमानेंट विंड। ये क्या होता है, ये जो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आपका एग्जाम्पल भी कह सकते हो, और इसे ट्रेड विंड भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, आपको परमानेंट विंड होता है। ये जो है दीज ब्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। परमानेंट विंड क्या होता है, तो परमानेंट विंड्स ब्लो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसे हम लोग क्या बोल देंगे, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड को ही ट्रेड विंड कहा जाता है। ये इसका विंड का टाइप्स क्या क्या हो सकता है, या एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये आपको पूरे साल में हवा देखने को मिलेंगे। अब आता है सीजनल विंड। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। मतलब कि ये जो सीजनल विंड होता है ये अपना डायरेक्शन सीजन के बेसिस पे चेंज कर लेता है। जैसे कि मानसून, आप देखे होंगे कि जब हमारे देश में मानसून आती है तो हमारा जो हवा है, एयर है, वो किधर से आ लगता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या होता है, इधर फ्लो होने लगता है। मतलब इधर अगर मान लो जिधर ओशियन है ना, ओशियन से क्या होता है, इधर फ्लो होने लगता है। जब ठंड आता है तो ये क्या होता है, इधर से इधर आपका फ्लो होने लगता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका सीजनल विंड हो जाता है।
और तीसरा होता है लोकल विंड। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे इन और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। आप देखते होंगे कि लैंड हम लोग पढ़े हुए हैं साइंस के चैप्टर नाम तो नहीं याद है, लेकिन साइंस में हम लोग पढ़े हुए थे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। मतलब सी की तरफ से जो हवा जाता है उसे सी ब्रीज बोलते हैं, और लैंड की तरफ से जो आता है ये क्या होता है, लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज दिन के समय में होता था, लैंड ब्रीज रात के समय में होता था। तो ये जो है ये आपको लोकल विंड के टाइप में आ जाती है। अब है कुछ इसका इन्फॉर्मेशन। अगला पॉइंट है, ऑन 25 अक्टूबर 1999 साइक्लोनिक विंड्स originate as a depression and affect Odisha, killing thousands of people. The damage caused were mainly due to three factors: wind velocity, rain and tidal wave। मतलब कि 25 अक्टूबर 1999 में ओडिशा में क्या हुआ था, साइक्लोनिक विंड आया था जिसमें कि हजारों लोग की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और डैमेज किस क्या कारण से हुई थी, तो विंड का वेलोसिटी, ज़्यादा बारिश होने के कारण और टीडल सर्ज के कारण क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। द विंड्स अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर 30 आवर्स। मतलब कि वो जो विंड का स्पीड था, वो विंड का स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से विंड ब्लो हो रही थी, और ये 36 आवर तक ब्लो होते ही जा रही थी। These high velocity winds uprooted trees and damaged the Kucha house roofs for several industries sheds and मतलब कि ये जो हुआ था, ये जो 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से विंड आया था, विंड क्या कर दिया, जितने भी ट्री वगैरह सब थे उसको सबको उखाड़ दिया था, और जितने भी बिल्डिंग वगैरह सब थे उस सबका रूफ वगैरह सब उड़ गया था, टूट गया था। और पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली। मतलब कि जो पावर लाइन सब होता था वो क्या होता पूरा पूरा कट गया था, क्योंकि सबका सब क्या होता है, ये उखाड़ पुखाड़ दिया था जितने भी पोल वगैरह सब थे। हैवी रेन्स अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोनिक फॉर 3 days कंटिन्यूसली। मतलब कि रेन जो हो रहा था 3 दिन तक लगातार रेन होते रह गया था। दीज रेन्स लेड टू फ्लोटिंग इन मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। और ये 3 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण ओडिशा में क्या होगा, फ्लूड आ गया था कुछ कुछ जगह पे। मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अब अगला पॉइंट है मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड अनदर वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। होता कुछ यूँ है, हमारे बहुत सारे वाटर बॉडीज हमारे अर्थ, पॉन्ड, लेक, ओशियन, सी, ये सब चीज़ से वाटर इवोपरेट होते रहता है सन से हीट के कारण। तो ये जो इवोपरेट होता है तो ये क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉइस्चर क्या होता है, इसका डिफिनेशन इस तरह से लिखोगे आप, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब कि मॉइस्चर एयर में कितना है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपरेट इजीली टेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। होता कुछ यूँ है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को, इसका आप मॉइस्चर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, या फिर इसी मॉइस्चर का आप ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो। ह्यूमिडिटी भी इसे ही बोलेंगे, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ऑन अ ह्यूमिड डे मतलब कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ह्यूमिड डे में क्या होता है कि कपड़ा वगैरह से बहुत देर लगता है सूखने में, और स्वेट्स फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवोपरेट इजीली। और हम लोग का जो पसीना होता है शरीर का वो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग को अनकंफर्टेबल फील होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ह्यूमिड डे में इवोपरेशन क्यों नहीं होता। इवोपरेशन मतलब कपड़ा वगैरह सब सूखते क्यों नहीं है। तो अब देखो कि एयर जो है, जैसे कि मान लो एयर है, इसके बीच में इवोपरेट मतलब ये हो गया वाटर वेपर, ये जो वाटर वेपर है, तो एयर का भी कैपेसिटी होगा ना, कितना वाटर वेपर ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ह्यूमिड डे में ज़्यादा वाटर वेपर इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसका कैपेसिटी क्या होता है, फुलफिल होता है, मतलब पूरा भरा हुआ था। अब इसमें इससे ज़्यादा इसमें वाटर वेपर क्या होता है, आ ही नहीं सकता है। तो अब अगर यहाँ पे वेपर वाटर वेपर बनेगा तो बन तो जाएगा, लेकिन रह जाएगा कैसे, तो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए वाटर वेपर में कन्वर्ट होता भी है तो ये उधर जाता ही नहीं है, तो फिर ये कहाँ पे रह जाता है, ये आपको वही स्वेट के फॉर्म में या फिर क्लॉथ्स भींगा ही रह जाता है। यही कारण है आपको कि ह्यूमिड डे में क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट है व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग द वाटर वेपर कंडेंस काउजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्लाउड आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। मतलब होता क्या कि अब जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, कूल है ना स्टार्ट हो जाती है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंस होने लगता है, जिसकी वजह से ये फिर किस में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये क्या होता है, फिर ज़मीन पे गिरने लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं।
अगर क्लाउड बोलेंगे तो क्लाउड क्या होता है, वाटर वेपर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक जगह आ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। अब यही वाटर वेपर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में हो जाएगा तो हैवी हो जाएगा, उसके बाद ये एयर में नहीं रह पाएगा क्योंकि हैवी एयर इसे होल्ड कर ही नहीं सकता है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये अर्थ पे गिरने लगेगा और इसी को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो यही वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेसिपिटेशन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ये जो अर्थ पे जो प्रिसिपिटेशन आता है लिक्विड फॉर्म उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। जेट planes flying in the sky leaves a white trail behind them. The moisture from the air engine condense. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement in distance. होता कुछ यूँ है कि जब हवा में एरोप्लेन वगैरह सब मूव करता है तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो मतलब कि उसमें वो जो मतलब कि उसके पीछे जो धुआं होती है यू कैन से, वो बहुत देर तक क्या होता है कि मतलब इधर उधर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, मतलब कि इंजन का जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है। और कंडेंस करने के बाद ये क्या होता है, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। देखते हैं अगर पीछे से क्या होता है, ये फैलता हुआ नज़र आता है। We see trails this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। और हम लोग इसे क्या करते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं, कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों, क्योंकि वाटर एयर मूव करके आता है और इधर इसको इधर उधर ले जाके क्या कर देता है, मूव करता है। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेन क्या होता है हम लोग देख लिए, अब उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे कितने रेनफॉल होते हैं, 3 होता है। कौन कौन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 टाइप्स के हो सकते थे। हमने जो भी 25 अक्टूबर 1999 की रेनफॉल देखी, कौन सा रेनफॉल था, साइक्लोनिक रेनफॉल था। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल फॉर प्लांट एनिमल। रेनफॉल क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइव के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश अप वाटर टू अर्थ सरफेस। ये क्या करता है, फ्रेश वाटर को अर्थ सरफेस पे लाता है। इफ रेनफॉल लेस वाटर स्कार्सिटी एंड डाउट अकर। ऑन द अदर हैंड इफ रेट मोर फ्लूड एंड टेक प्लेस। मतलब रेनफॉल क्या करता है, हमारे अर्थ पे सरफेस वगैरह सब पे लाता है और ये प्लांट और एनिमल के लिए बहुत सर्वाइव के लिए बेटर होता है। तो रेनफॉल अगर बहुत कम अमाउंट में हो जाएगा तो आपका वाटर का स्कार्सिटी और सुखार ड्रॉप आ जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फ्लूड आ जाएगा। मतलब रेनफॉल हमको क्या चाहिए, मॉडरेट अमाउंट पे चाहिए, ज़्यादा ना ही और ना ही कम। इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।